संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो, नवा एक प्रक्रम है, थोड़ा शुरू करा था, डिकोडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अंग्रेजी नाम हो गया बट यही है, डिकोडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। समाचार पत्र में आए हुए संविधान से जुड़े हुए जो भी तथ्य होंगे हम उनको यहाँ जानने का प्रयास करेंगे सरल शब्दों में, ताकि अगर भर्ती परीक्षा में वो कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपसे एक भी गलत ना हो। बिना कोई समय लिए शुरू करते हैं। हरिभूमि की एक खबर है, 3 जो नए विधायक, उनको मंत्रियों का दर्जा, विधायक नए नहीं है, विधायक पुराने हैं, मंत्री का दर्जा नया है। तो 3 नए मंत्री जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में, और इसके साथ छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या बढ़ करके पहुंच गई है 14। मजेदार बात क्या है, जानने लायक बात यह है, छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना साल 2000 से लेकर के 2025 में, यानी 25 साल हो जाने के बाद पहली बार अपनी मंत्रिपरिषद में 14 मंत्रियों की टीम रख रहा है। पर क्या हम 14 मंत्री रख सकते हैं? क्या हमें 13 का फॉर्मूला यूज करना चाहिए? क्या कहता है संविधान इसके बारे में, यही जानेंगे। तो मैं संवैधानिक प्रावधान बता दे रहा हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए पहले तो देखते हैं कि कौन से 3 मंत्री हैं जिनको मिला है। ये पहली तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ 3 तस्वीरों में है हमारे पास। पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव जी, जिन्हें शिक्षा विभाग सौंपा गया है, स्कूल शिक्षा विभाग। दूसरी तस्वीर में आपको अग्रवाल साहब दिखाई दे रहे हैं, अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल हैं, जिन्हें धर्मस्व मामला या धर्मस्व मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है। और तीसरी तस्वीर आपको यहाँ आरंग के विधायक साहब की दिखाई दे रही है, गुरु खुशवंत साहब, जिन्हें सौंपा गया है जनजातीय मामलों का मामला। तो 3 नए मंत्री जुड़ गए, और इसके साथ छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की कुल संख्या हमारे पास पहुंच गई है 14। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा समझते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ 14 मंत्री नियुक्त कर सकता है संविधान में, इसके लिए क्या प्रावधान है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा 91वां संविधान संशोधन, 91st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 91वां संविधान संशोधन कहता है कि संसद की यदि बात करें तो हमें लोकसभा को देखना होगा, और विधान मंडल की यदि बात करें तो हमें विधानसभा को देखना होगा। ये दोनों में कॉमन क्या है? दोनों निचली सदन है। उनके कुल सीट का, यानी अगर हम केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं तो हम लोकसभा को देखेंगे, उनके कुल सीट का अधिकतम 15% ही मंत्री बन सकेगा। 543 है लोकसभा में, उसका 15% ही मंत्री बन सकेगा। इसी तरह राज्यों में विधानसभा जो निचली सदन होती है उसका 15% ही मंत्री बन सकेगा। तो मैं छत्तीसगढ़ पे आता हूं क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ का है। हमारे यहाँ 90 विधानसभा सीट संख्या है, 90, जिसका हमें निकालना पड़ेगा 15%। ये लगभग आता है 13.5 के इक्वल। आज तक छत्तीसगढ़ इसी फॉर्मूले का यूज करता हुआ 13 मंत्रियों का दल नियुक्त करता आया था, पर यह पहली बार है कि हम 13.5 को 14 मानते हुए 14 मंत्रियों का दल नियुक्त कर रहे हैं। कहां से सीखा हमने ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हमने उधार लिया है या प्रभावित हुए हैं कहिए हरियाणा से। तो हरियाणा में भी क्या कॉमन है? 90 विधायक। इससे हमको एक नया फैक्ट ये पता चल रहा है कि हरियाणा और छत्तीसगढ़ के विधानसभा की सीट संख्या बराबर है। हरियाणा ने 14 मंत्रियों का फॉर्मूला अपनाया, हमने भी 14 मंत्रियों का फॉर्मूला अपना लिया। ध्यान रखें, मंत्रियों के इस दल में आपको मुख्यमंत्री महोदय को भी शामिल करना है, यानी हमारे जो सीएम साहब हैं इंक्लूड होंगे इन 14 मंत्रियों के समूह में। सभी को अलग अलग मंत्रालय दिए जाते हैं और वो सभी कहलाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो अब हमारे पास होंगे 14 कैबिनेट मिनिस्टर। पर इसी जो संशोधन है, 91 नंबर का संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? तो साल 2003 में हुआ था। और इसमें एक बात और कही गई, हमें उसका भी ध्यान बराबर रखना चाहिए। जैसे कुछ राज्य हैं, गोवा को लेते हैं उदाहरण के तौर पर। आइए, गोवा में कितने विधानसभा सीट जानते हैं आप? मात्र 40। तब 40 का यदि आप 15% निकालेंगे तो कितना आता है पता है आपको? 6। तो क्या 6 लोग पूरा राज्य संभालेंगे? ये तो जाती हो जाएगी। इसलिए इसी संशोधन में कहा गया था कि मंत्रियों की संख्या किसी भी सूरत में 12 से कम नहीं हो सकती। तो अब प्रावधान क्या है? 91वां संविधान संशोधन साल 2003, मंत्रियों की संख्या निचली सदन के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती और 12 से कम नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ ने अपना लिया 14 मंत्रियों का फॉर्मूला। हमको मिल गए 3 मंत्री, यादव साहब है, अग्रवाल जी हैं और गुरु खुशवंत। तो 3 मंत्री, 3 मंत्रालय। ये गट फीलिंग है कि आने वाले भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न इससे बनेगा, तो आप इसे आई होप पूरी तरह से अपडेट हो गए होंगे। मैं इसमें एक छोटा अपडेट और दे दूं, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो इस संविधान संशोधन ने आखिर किस आर्टिकल को प्रभावित किया? तो यहां पर ध्यान देंगे
आर्टिकल 75 यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो उसे प्रभावित किया, और यदि राज्य मंत्रिमंडल की बात हो रही हो तो आर्टिकल 164 को प्रभावित किया इसने। तो 2 अनुच्छेद इससे प्रभावित हुए, ये आप बोनस के तौर पे याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगले संवैधानिक समाचार की तरफ चलते हैं। विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में है। तैयारी में है, अच्छी बात है। अगर वो तैयारी में है तो आपको भी एक तैयारी करनी चाहिए। तैयारी क्या? कि विपक्ष भले लाने वाला है, पर आखिर महाभियोग आता कैसे है मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर। उससे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित 2 और आयुक्त होते हैं, यानी टोटल 3 लोग हैं यहाँ पर। उन तीनों पर हटाए जाने की प्रक्रिया जो है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया को हम यहाँ डिस्कस करने बैठे हुए हैं। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का जिक्र है, और उसी 324 के 5वें पैरा में, अनुच्छेद 324 के 5 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। कैसी होगी यह प्रक्रिया? संविधान क्या कहता है इसके बारे में? बहुत सिंपल, एक लाइन में अगर डिफाइन करूं तो कहता है यह प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की होती है। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं एक वर्मा साहब है, उनके खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया आई हुई है। हमने ये प्रक्रिया तब भी डिस्कस की थी क्लास में, और आप लोगों के लिए मैं भी डिस्कस कर देता हूं। तो ये प्रक्रिया आखिर होगी कैसे, थोड़ा जान लेते हैं। पहला सवाल यह है कि ये कब लाया जा सकता है? तो तभी लाया जा सकता है जब 2 कारक हो। एक होता है अक्षम हो जाना, अक्षमता। अब अक्षमता कैसे होती है? शारीरिक हो सकती है या मानसिक हो सकती है। या तो आप शारीरिक रूप से अक्षम हो गए या दिमागी रूप से दिवालिया हो गए, पहला। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा है कदाचार। कदाचार यानी अपने पद, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना। इन्हीं 2 आधारों पर आप महाभियोग ला सकते हैं। तो कदाचार को सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो अब इस प्रक्रिया में होगा क्या और कहां से शुरू होगी? मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखिए। प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें ठोस आधार। वो 2 ही हो सकते हैं, अक्षमता और कदाचार। दूसरा पॉइंट, कहां लाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया? संसद में। संसद का क्या अर्थ है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आप ला सकते हैं। तो क्या एक साथ लाएंगे? जवाब है नहीं। तो कैसे लाएंगे? किसी एक सदन में। अगर आप लोकसभा में ला रहे हैं तो आपको कुल 100 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी, और यदि आप राज्यसभा में ला रहे हैं तो आपको 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा फिर इसके बाद? यदि एक बार यह प्रक्रिया मंजूर कर ली गई तो फिर एक बनेगी जांच कमेटी। कौन होंगे इस जांच कमेटी में? 3 लोग, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज, और एक भारत के प्रतिष्ठित कानून क्षेत्र के, न्याय क्षेत्र के बढ़िया जानकार व्यक्ति। यदि यह जांच समिति आरोप को सही पाती है तब यह मामला मतदान तक पहुंचेगा। क्या होगा मतदान के इस मामले में? आपको दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत हम कहते हैं 2/3 बहुमत को की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इसके साथ दोनों सदन पारित कर देते हैं प्रस्ताव, तो निर्वाचन आयुक्त को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति का साइन होना जरूरी है ना, ध्यान रखेंगे। कौन है अभी निर्वाचन आयुक्त? ज्ञानेश कुमार। तो ये मामला इसलिए गरमाया हुआ है। हटाने की प्रक्रिया में डिस्कस कर दिया हूं। 324 का 5वां नंबर का पैरा याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। अगला जो है हमारे पास संविधान से जुड़ा हुआ समाचार वो ये है कि 16 साल की एक मुस्लिम लड़की के विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने सही बता दिया। अब ये पढ़ते हुए दिमाग में एक सवाल आता है कि विवाह के लिए निर्धारित आयु 18, 21 हम ये पढ़ते आए हैं, तो यहाँ 16 साल की लड़की के विवाह को मंजूरी सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है? इसका उत्तर छुपा हुआ है इस धार्मिक समुदाय मुस्लिम समुदाय में। मुस्लिम समुदाय का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड होता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार 15 साल या उससे अधिक की कोई लड़की की शादी मंजूर की जा सकती है। इस आधार पर केरल में हुए एक ऐसे ही विवाह को लेकर विवाद हुआ। विवाद जब हुआ तो ये पहुंचा केरल हाईकोर्ट का मामला बन करके, जहां राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केस लगाया था, और हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए इस विवाह को सही ठहराया। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विवाह को जायज ठहराया। यहाँ 2 बातें निकल करके आती हैं जो हमें संविधान से जोड़ती हैं, ध्यान देंगे। पहला यह कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, ये इसलिए एक्टिव हुआ क्योंकि हमें अनुच्छेद क्रमांक 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, धार्मिक मान्यताओं का अधिकार मिला हुआ है, और अल्पसंख्यक समुदाय का मामला भी यहाँ जुड़ जाता है। तो आर्टिकल 25 के अनुसार धार्मिक समुदाय और उसके प्रावधानों को मानने का छूट जो है वो एक्टिव हुआ। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। आर्टिकल 226 क्या है? आर्टिकल 226 होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन किनके लिए?
मैं क्या कह रहा हूं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट में यही आर्टिकल 226 के तहत 5 तरह के आपको मिले हुए हैं। जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, इसे कहा था संविधान की आत्मा। तो 5 है, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, याद है आपको, सर्टिरोरी, प्रोहिबिशन और कोवेरेंटो। इनमें से मौलिक अधिकारों को संरक्षण देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट 226 का प्रयोग करता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करता है। तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया। तो हमें यह समझ में आया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अलग राय कायम रखता है, और यहां पर हम हाई कोर्ट का भी एक आर्टिकल देख लीजिए। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है, अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो। मामला फिर वही निर्वाचन आयोग को लेकर के, विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन संबंधी जो भी मामले हुए हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि एक से अधिक मतदाता रजिस्टर्ड, तो यानी ये दिक्कत भरा है। तो अगर ये दिक्कत भरा है तो फिर हमें चाहिए इसकी पूरी जानकारी। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हम जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि ये मामला प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर 2 कमाल की चीजें हुई हैं, एक है राइट टू नो और एक है राइट टू प्राइवेसी। आपको बताना है कि ये दोनों किस अनुच्छेद में मौजूद हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब आप इसका उत्तर खोजेंगे आपको पता भी होगा। तो पहली बार भारतीय संविधान के इतिहास में ऐसा होने वाला है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए तो हम एक ही तरह के मामले पर एक ही अनुच्छेद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। तो संविधान में ऐसी घटनाएं घटती रहती है और उन घटनाओं को सरलता से समझाने के लिए आपसे मिलता रहूंगा। बस आप सुनते रहिए और अपने साथियों तक प्रचारित करते रहिए। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।